सो जेई 2026 में आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? क्या वो अच्छी कोचिंग है? क्या वो आपका हार्डवर्क है? या फिर क्या वो अच्छे एडुकेटर्स हैं? एंड डेफिनेटली ये सुनने के बाद आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि ये सारे फैक्टर तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ना हमारी जर्नी में। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये लगे कि आप अभी भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ से आपने अपना ड्रॉप ईयर स्टार्ट किया था। तो फिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इन सब फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हार्डवर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड डेफिनेटली हम उसी फैक्टर के बारे में आज बात कर रहे होंगे। बट उससे पहले मेरे पास आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद को पूछने चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज अ ड्रॉपर। सो डायरेक्टली उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस का आंसर करते करते ही आपको अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस मिलने लग जाएगा। एंड इसी रिलेटेड डिस्कशन करते करते ही आपको काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स के बारे में भी पता चल रहा होगा जो कि आप अपने ड्रॉप ईयर में डेफिनेटली कर रहे होगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या आपको क्लैरिटी है इस चीज़ के बारे में कि पीसीएम में आपका स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक सेक्शन कौन सा है? क्योंकि एज अ ड्रॉपर जो सबसे बड़ी गलती हम फर्स्ट सेकंड से ही करते हैं ना अपने ड्रॉप ईयर के, वो ये होती है कि हम फिर से t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, हम फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने 12th तक सिंसियरली पढ़ाई की है तो ऐसा तो होगा ही ना कि आपका कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन सेट होगा ही। चाहे वो आपका ऐसा हो कि आपकी प्रिपरेशन मेंस लेवल तक ठीक थी और आपको एडवांस्ड लेवल और अच्छा करना है, या इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपके 5-7 चैप्टर्स ठीक हो, बट फाउंडेशन तो थी ना। तो हमें एक्चुअली में उसी फाउंडेशन के ऊपर, उन्हीं मिस्टेक्स के ऊपर अपनी आगे की प्रिपरेशन करनी होती है। तो वो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक सेक्शन है कौन सा। ऐसा कौन सा सेक्शन है जिससे आपको डर लगता है, या ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसका क्वेश्चन देखते ही आपको कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ, इसका सवाल तो मैं कर ही लूँगा, राइट। सो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक ये क्लैरिटी नहीं ली है ना, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके वो क्लैरिटी लो। चैप्टर वाइज सबसे पहले अपना एनालिसिस डिफाइन करो कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, आपके मॉडरेट चैप्टर्स कौन से हैं, आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं। एंड ऐसा करने के बाद आगे क्या करना है, आप पहले ये चीज़ सॉर्ट करेंगे, राइट। तो उसके बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? क्या हमें स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को वहीं रोक देना चाहिए कुछ टाइम के लिए और फिर हम वीक और मॉडरेट सेक्शंस पर काम करते हैं, तभी तो हम मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे ना? ये एक और मिस्टेक है, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर को ये सोच के छोड़ोगे कि वो स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही धीरे धीरे करके, क्योंकि आपकी रिवीजन नहीं होगी, तो उस स्ट्रॉन्ग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स भी आपके माइंड से निकलने लग जाएंगे, और वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी आपका धीरे धीरे मॉडरेट और वीक कैटेगरी में गिरता जाएगा। तो एक्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए? एक्चुअली में हमें पैरेलली चलना होता है, दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाना होता है। कैसे? एक तो कि जो मॉडरेट और वीक वाला है उसको अपग्रेड करना है कि हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अगर मॉडरेट है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अगर वीक है तो उसको मॉडरेट कैटेगरी में डाल रहे हो। और स्ट्रॉन्ग वाले के लिए क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग वाले के लिए हमें उसकी बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन? नो, फॉर्मूला रिवीजन नहीं करते। रिवीजन एक्चुअली में होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो आप चाहे बार बार उसकी PYQs सॉल्व करिए, या आप अपना एक फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस भी रख सकते हैं, या आप अपने जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनका पार्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस जो कि एक्चुअली में आपको फॉर रिवीजन यूज़ करने चाहिए अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि अपनी PCM का आपके पास एनालिसिस होना चाहिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में कि कौन से चैप्टर में आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन कि आप कितनी ड्यूरेशन तक, कितने टाइम तक फुल्ली फोकस्ड सिटिंग लगा पाते हैं। ऐसी सिटिंग जिसमें आपको एक्स्ट्रा थॉट नहीं आता है, या अगर आता भी है तो आप डॉज करते हो कि मेरी सिटिंग चल रही है, जिसमें आप चूज़ करते हो फुली फोकस बैठना। ऐसी सिटिंग जिसमें आपकी डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। ऐसी सिटिंग जिसमें कि आपके घर वालों को भी पता है कि हाँ, आप सिटिंग लगा रहे हो, इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कितने ड्यूरेशन की होती है ऐसी सिटिंग? क्योंकि अगर ये ड्यूरेशन लेस देन 3 आवर्स है तो विद टाइम आप कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप अपने पेपर में 3 घंटे तक बैठ ही नहीं पा रहे हो तो फिर आप अपने माइंड को दौड़ाओगे कैसे? आप कॉन्सेप्ट्स कैसे निकालोगे? आप सॉल्विंग कैसे करोगे? आप एडवांस्ड की डीप थिंकिंग करोगे कैसे अगर आपका माइंड 3 घंटे तक फुल्ली फोकस होकर के बैठ ही नहीं पा रहा है? क्योंकि एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी ना।
तो धीरे धीरे करके अपनी ये सिटिंग अभी से डेवलप करनी स्टार्ट करनी है। टाइम बाउंड सॉल्विंग स्टार्ट करिए डेली। चाहे आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, खुद के लिए टाइमर सेट करिए, खुद के लिए डेडलाइन सेट करिए। एंड जहाँ से आपकी ड्यूरेशन सेट हो रही है, चाहे अभी आप 30 मिनट्स के लिए अगर फुली फोकस बैठ पा रहे हो, वहाँ से 3 आवर्स तक जाइए, वहाँ से 4 आवर्स तक जाइए। आउटलायर्स में हम इसको आवर ऑफ पावर के नाम से कर रहे होते हैं कि 4 to 4.5 आवर्स की हमें सिटिंग बनानी है एट एनी कॉस्ट। तो अगर आप 30 मिनट से भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप 15-15 मिनट पुश करिए खुद को, 30 से 45 पे लेकर के जाइए, 45 से 1 आवर पे लेकर के जाइए, 1 आवर से 130 पे लेकर के जाइए। बट इसको 3 to 4 आवर्स की सिटिंग करनी है हमें एट एनी कॉस्ट। टाइम बाउंडेड सॉल्विंग की आदत डालनी है। तो कितने ड्यूरेशन की अभी फुल्ली फोकस सिटिंग कर पा रहे हैं, कमेंट्स में ये डाल के जाना है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज कि अभी आपका मॉक काउंट क्या है, आप एक मंथ में कितने मॉक्स दे रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप एक मंथ में अभी 3 से 4 मॉक्स नहीं दे रहे हो, तो आप विद टाइम उन चीज़ों से हारोगे जिनके बारे में एक्चुअली में आपको पता ही नहीं है। आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से हारोगे, आप टाइम मैनेजमेंट से हारोगे, आप कंपोजर से हारोगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर इंसान को अपने हिस्से का तो चलना सीखना पड़ेगा ना, हर इंसान को अपने हिस्से का लिखना सीखना पड़ेगा, हर इंसान को अपने हिस्से का साइकिल से गिरना होगा। तो ये वाली जो स्किल्स की हम बात कर रहे थे ना, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट, कंपोजर, ये सारी स्किल्स हैं, ये वो वाली स्किल्स है जो हर इंसान को अपने हिस्से की खुद से डेवलप करनी पड़ती हैं। तो जितना जल्दी आप इन स्किल्स को बेटर कर लोगे, जितना जल्दी आप टाइम मैनेजमेंट को बेटर कर लोगे, जितना जल्दी आप स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे, उतना जल्दी आप बाकी सबसे बहुत आगे निकल जाओगे। क्योंकि अगर आप यही चीज़ जाकर के लास्ट में स्टार्ट करोगे, नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करोगे अपने जेईई मेंस के अटेम्प्ट के पास, तब डेफिनेटली फॉर श्योर आप पैनिक और प्रेशर के अंडर वो चीज़ अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। तो एक्चुअली में अभी ही आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए। इवन इफ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी फुल सिलेबस मॉक नहीं दीजिए, पार्ट टेस्ट दे दीजिए, टाइम बाउंडेड सॉल्विंग करिए। टाइम बाउंडेड सॉल्विंग में भी हमें ये चीज़ देखनी है कि कंपोजर कैसा है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा है, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है, तो हमने किन चीज़ों पर बात करी है। सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस कि कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा वीक है। सेकेंड, सिटिंग, कितनी ड्यूरेशन तक फुल्ली फोकस सिटिंग हम लगा पाते हैं। थर्ड, मॉक्स, जो कि एक्चुअली में आपको अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए एट एनी कॉस्ट। हम मॉक रिलेटेड काफ़ी सारे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मॉक एनालिसिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आगे की हमारी जर्नी में। क्योंकि पेपर के सबसे जो ऐसे क्लोज रिजेम्बलेंस वाला चीज़ है वो मॉक ही रहता है ना। एंड जैसे हम एडवांस्ड के पास काइजन में डिस्कशंस कर रहे होते हैं, उसमें भी हम मॉक एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो अभी विद टाइम हम उस पार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आपको सिटिंग की आदत होनी चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन का पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो इस पूरी डिस्कशन से आपको क्या लगता है कि वो फैक्टर कौन सा था जो कि आपके एक्चुअली में हार्डवर्क से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो फैक्टर एक्चुअली में होता है डायरेक्शन। आप हार्डवर्क करते जाइए, उस चीज़ का आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, उस चीज़ का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप सही डायरेक्शन में हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि ये सेम मिस्टेक मैंने अपने टाइम पर की है। मैंने 12th के टाइम पर रैंडम सॉल्विंग करी है, रैंडम स्टडिंग किया, मेरे कभी भी टारगेट सेट नहीं होते थे। मैंने कभी भी अपने 12th के टाइम पर एक मॉक नहीं दिया। बट यही सेम चीज़ें जब मैंने अपने ड्रॉप ईयर के टाइम पर रियलाइज़ किए, तो तब वो फीलिंग आती है कि अगर ये चीज़ें मुझे पहले से पता होती तो मैं पहले से काम कर लेती, एंड पता नहीं मैं कहाँ स्टैंड कर रही होती। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली में डिफरेंशिएट कर रही होती हैं। क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल टॉपर्स की भी डिस्कशन सुन रहे होते हैं या उनके इंटरव्यूज सुन रहे होते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि वो खुद के साथ बैठे थे, उनको पेपर पेन लेकर के खुद के साथ बैठने की आदत होती है। वो ये नहीं बताते कि उन्होंने सिटिंग पर काम किया था, वो ये नहीं बताते कि वो एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि वो अपने पिछले दिन के इमोशंस को नेक्स्ट दिन पर हावी नहीं होने देते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना होता है अपनी जर्नी में। एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। अगर ऑब्वियसली अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आपकी कितनी तैयारी है, कितना सिंपल लॉजिक है ये। बट हम ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें कर रहे होते हैं, खुद को और ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं कि बैकलॉग हो गया है तो कैसे ख़त्म करें। जस्ट प्लान बनाइए, चीज़ों के प्लान के साथ चलिए, अपने दिन को प्लान करिए एंड टारगेट बाय टारगेट चलते जाइए, खुद को ट्रैक करिए। आपके इन 3 क्वेश्चंस के क्या आंसर्स थे? क्या आपको क्लैरिटी है? आपकी फुल्ली फोकस सिटिंग कितनी है? आपका मॉक काउंट क्या है? क्या आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं? क्योंकि मॉक विदाउट एनालिसिस उसका कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में डाल करके जा रहे होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं आगे की डिस्कशंस में।